मित्रों नमस्कार। मैं संजय कुमार सिंह एडवोकेट पुनः आपके समक्ष एक बहुत ही रोचक विषय वस्तु लेकर के आए हैं। और आज का विषय यह है कि अगर किसी मामले में पुलिस आपको गिरफ्तार करने पर उतारू हो तो आप क्या करें। बहुत ही रोचक विषय वस्तु है, क्योंकि ये बातें अक्सर हम लोग के सामने आती है कि सर पुलिस ने हमें बहुत परेशान कर दिया है, सर पुलिस किसी मामले में हमें गिरफ्तार करना चाहती है, सर हम कब तक भागें। तो पहले तो ये सोचे कि ये नौबत आती क्यों है। अगर आपका सामाजिक परिदृश्य बिल्कुल सहज है, सरल है और आप कानून को अपने हाथ में नहीं लेते हैं, तो मैं समझता हूं कि हम जैसे लोग आपके लिए एक सकारात्मक संदेश है। जो छोटे से बड़े मुद्दे पर हम उनसे उलझते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, चाहे न्यायालय के अंदर हो, न्यायालय के बाहर हो, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा उनसे व्यक्तिगत कोई दुश्मनी नहीं होता है। आप इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिए कि पुलिस का जो रोल है वो समाज में शांति व्यवस्था स्थापित करने का है, न कि आपसे व्यक्तिगत कोई एनिमिटी निभाने का। क्यों? क्योंकि आपसे कोई उसका व्यक्तिगत दुश्मनी तो है नहीं। आप जानते हैं पुलिस है कौन। हमारा ही आपका कोई भाई है, भतीजा है, चाचा है, पिता है, नाता रिश्तेदार है। तो जो नाते रिश्तेदार हैं वो क्यों चाहेंगे कि आपको हम परेशान करें। अब उनके साथ भी एक मजबूरी है कि अगर किसी विषय वस्तु पर कहीं से कोई क्लू मिला कि हाँ इस मामले में आप वांछित हैं, या आपका रोल आ रहा है, या थाने में आपका क्रिमिनल हिस्ट्री पहले से पड़ा हुआ है, तो जब उसी टाइप का कोई ऐसा एक्टिविटी जब घटित होता है तो पुलिस फिर आप जैसे लोगों को ही तलाश करती है। आप इस बात को समझ लीजिए और अन्यथा भी मत लीजिएगा कि मैं दो टूक बोलने जा रहा हूं। क्योंकि जो मैं बोल रहा हूं आपसे कि किसी भी घटना में, जैसे मान लीजिए बैंक लूट की बात है, चोरी की बात है, इस टाइप की कोई घटना घटी, तो उस क्षेत्र में पहले से जो लोग नेम्ड हैं या जिनके खिलाफ मान लीजिए एफआईआर दर्ज है, चाहे वो जेल में हो, जेल के बाहर हो, और हिस्ट्री सीटर के रूप में अगर थाने में आपका वहाँ पे लिस्ट लगा हुआ है, तो क्या होगा, पुलिस सबसे पहले उसी व्यक्ति के पास पहुँचती है। भले चाहे न्यायालय से आप एक बार दोष मुक्त हो चुके हैं। तो मैं यहाँ पर भी आपसे कहूँगा कि इस विषय वस्तु को भी आप ध्यान रखें कि अगर आप किसी मामले में आप वांछित रहे हों, आपका जमानत हो चुका हो, या आप न्यायालय से बरी हो चुके हैं, तो ये आपकी पर्सनल और मोरल ड्यूटी बनती है कि आप अपने अधिवक्ता के माध्यम से उस घटना की आप जो संबंधित आपका थाना है वहाँ सूचित करके पहले तो क्रिमिनल हिस्ट्री से अपना नाम हटवाएं। नहीं तो जानते हैं आप 3 साल तो पुलिस वही है, तिल की तार राई को पहाड़ बनाएगी और तुरंत आपको अरेस्ट करेगी या आपसे जानने की प्रयास करेगी। दूसरी बात जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि पुलिस आपके साथ अगर ज्यादती करने पर उतारू है या लगता है कि नहीं हमें वो परेशान कर रही है, तो सबसे बेहतर तरीका यह है कि आप अपने मोहल्ले का या अपने कोई चिर परिचित आप एडवोकेट के पास जाइए और वकालतनामा के साथ, प्रार्थना पत्र के साथ आप न्यायालय में अपनी फोटो लगा करके, अपनी आईडी अर्थात आधार कार्ड लेकर के आप वांछित आख्या उस थाना से आप मंगवाइए। उससे क्या होता है कि कई बार क्या है कि मान लीजिए घटना छोटी हो या बड़ी हो, अगर पुलिस शक के बिना पे आपको अरेस्ट करना चाहती है, और कई बार ये भी देखने को मिलता है कि वो व्यक्ति दोषी था ही नहीं और पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया, अरेस्ट करके जेल भेज दिया, बाद में पता चला कि नहीं वो तो घटना जो है वो व्यक्ति उस घटना में था ही नहीं। तो जो बीच में आपने प्रताड़ना झेला, उससे बचने के लिए बेहतर यह है कि आप अपने अधिवक्ता के माध्यम से एक प्रार्थना पत्र दीजिए कि साहब किसी मामले में या विश्वस्त सूत्रों से मुझे ज्ञात हुआ है कि किसी मामले में पुलिस हमें तलाश कर रही है। तो जैसे ही न्यायालय उस व्यक्ति की घटना को लेकर के संबंधित थाना पुलिस से जब वांछित आख्या मंगाती है, तो वहां पर क्या है कि फिर पुलिस गंभीर हो जाती है। पुलिस को लगता है कि भाई ये व्यक्ति तो अब कोर्ट चला गया, एडवोकेट के संपर्क में आ गया, ये घटना न्यायालय की संज्ञान में आ गई। तो वांछित आख्या जब देती है पुलिस, तो ये मान के चले कि उसमें एक सामान्य रूप से एक विवेचना कर लेती है या उस घटना की जांच कर लेती है कि ये व्यक्ति दोषी है कि नहीं है। अगर वो व्यक्ति दोषी है तो फिर पुलिस अपनी उस रिपोर्ट में आपको वांछित बना करके उस एफआईआर से आपको संलग्न करती है, ऐड करती है। और अगर आप उस घटना में दूर दूर तक आप शामिल नहीं हैं तो आप वांछित नहीं हैं, ये रिपोर्ट लगा करके पुलिस न्यायालय को भेज देती है। उस दिन से आप चिंता मुक्त हो जाते हैं। लेकिन आप ध्यान रखें, अगर आप बिना किसी प्रभावशील व्यक्ति के या बिना किसी अधिवक्ता के न्यायालय गए हुए
आप अगर कभी ये चूक करते हैं तो पुलिस आपको बैठा भी लेती है। और अक्सर ऐसा देखने को मिलता है, चूँकि ये बातें मुझे नहीं कहनी चाहिए, कि अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि फिर पुलिस की प्रताड़ना का आप शिकार भी हो जाते हैं। तो बेहतर यह है कि अगर किसी घटना पर पुलिस आपको गिरफ्तार करने पर उतारू है, तो पहली जो आपकी स्टेज है, आप वांछित आख्या मंगवावें, या चूँकि आप सोशल साइट पे आप जाएँ, ई कोर्ट पे जाएँ, या आप देखिए जो आपका पुलिस कॉर्प एक आपका जो साइट बना हुआ है, उस साइट पर भी जाकर के आप देखें कि आपके खिलाफ यूपी कॉर्प, जैसे यूपी का है तो यूपी कॉर्प है, और स्टेट का है तो वहाँ का पुलिस का एक अपना एक साइट बना हुआ है, वहाँ पे जा कर के अब आप सर्च कर सकते हैं ऑनलाइन कि किसी मामले में, चूँकि जैसे आप अपना नाम डालेंगे, ईयर डालेंगे, तो वो भी उसमें आ जाएगा कि हाँ आपके खिलाफ कोई एफआईआर है कि नहीं है, और उस एफआईआर में आप नेम्ड है कि नहीं है। और अगर आप नेम्ड हैं आप, तो फिर मैं समझता हूँ कि आप उसकी सर्टिफाइड कॉपी लेकर के आप ऑनरेबल हाई कोर्ट जा सकते हैं, और जाकर के आप अरेस्टिंग स्टे ले सकते हैं। क्योंकि आप देखिए, एक आम आदमी जितनी जल्दी पुलिस का शिकार होता है, वहीं पर आप देखिए, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता हूं, लेकिन आप वहीं पर देखिए कि जब पुलिस भी पुलिस की चपेट में आती है तो वो भी फरार हो जाती है। चाहे मामला किसी सिपाही का हो, किसी इंस्पेक्टर का हो, या आईपीएस अधिकारी का हो। अक्सर आप लोग पढ़ते रहते हैं कि जब एक आईपीएस अधिकारी के खिलाफ भी ऐसा कोई मामला आता है, तो अक्सर ऐसा देखा जाता है कि वो भी अपनी ड्यूटी से अलग हट करके वो फरार हो जाते हैं, और फिर माननीय उच्च न्यायालय की शरण में जाते हैं, अरेस्टिंग स्टे लेते हैं, 482 में जाते हैं। और एक न्यायिक प्रक्रिया क्या है कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति को कम से कम वो प्रताड़ना न झेलना पड़े। प्रथम दृष्टया अगर लगता है कि घटना में सच्चाई है तो वो स्टे कर देते हैं, या यूँ कहें दूसरी प्रक्रिया कि अगर आपको लगता है कि नहीं पुलिस आपको परेशान करने जा रही है, तो आप अंतरिम जमानत ले सकते हैं आप। क्योंकि इंतरिम जमानत जब आप लेंगे आप, तो वहाँ पर भी पुलिस को एक भरोसा होती है कि ये व्यक्ति अपना बेल बॉन्ड दे रहा है, न्यायालय को भी भरोसा होता है कि हाँ, चूँकि ऐसा लगता है पुलिस को कि हाँ आगे दोषी है, तो चार्जशीट दाखिल करके उस व्यक्ति को फिर न्यायालय में प्रस्तुत कर सकती है। अन्यथा अगर नहीं है तो विवेचना में ही आपका नाम हटा दिया जाएगा। तो जो ये प्रक्रिया है, आप इस बात को समझिए कि इस प्रक्रिया में जो 3-4 स्टेज है, और फिर आपको लगता है कि नहीं पुलिस हमको तो आए दिन परेशान करती है, ये भी आपको पता है, ऐसी घटनाएं भी तमाम देखने को आती है। जैसा कि हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट में इस बात को उठाया गया है माननीय न्यायाधीश महोदय के सामने कि 3-4 मामलों में आपने अरेस्टिंग स्टे ले लिया, उसके बाद पुलिस ने अगला कोई आपके खिलाफ कोई मामला दर्ज कर दिया। तो मुझे ये बात कहने में भी हंसी आ रही है। तो उसके लिए बेहतर उपाय है, वो भी हमने आप लोगों से कहा है, जो हमारे व्यक्तिगत टच में होते हैं, वो भी मैं कहता हूँ कि एक मामूली सी बात है कि आप अपने घर पर सीसीटीवी कैमरा लगा लें। आप क्यों, चाहे मामला दिन का हो या मध्यरात्रि का हो, अगर आपके पास सीसीटीवी कैमरा आपके मकान पर लगा है, तो आप ये भी समझ लीजिए कि जो उस क्षेत्र के जो भी अधिकारी होते हैं, खासकर पुलिस अधिकारी हों या कोई मुखबिर हो या कोई भी थर्ड पर्सन कोई है, तो आपके घर पर वो अनावश्यक अपना इंटरफियर नहीं करता है। क्योंकि जो सीसीटीवी कैमरा है उसकी जो क्लिपिंग है वो आपको पता है कि न्यायालय में मान्य है। तो सीसीटीवी कैमरा लगते ही आप ये समझिए कि अनावश्यक आप किसी भी थर्ड पर्सन से, मैं बात पुलिस की नहीं कर रहा हूँ, किसी थर्ड पर्सन को भी ले लें आप, या किसी मुखबिर को ले लें, तो आप उस बुरी नज़र से आप बच जाते हैं। आप देखिएगा, अगर मामला बहुत गंभीर नहीं है तो मुझे नहीं लगता है कि पुलिस किसी मामले में अनावश्यक आपको परेशान करेगी। क्योंकि मामला जब गंभीर होगा तो पुलिस के जो अधिकारी होते हैं उनका दबाव उस यूँ कहें कि थानाध्यक्ष पे या क्षेत्राधिकारी पे या चाहे जितना बड़ा अधिकारी हो उसके ऊपर होता है। क्यों, क्योंकि उस घटना का उनको खुलासा करना है। तो उसमें ये भी होता है कि कई बार निर्दोष व्यक्ति भी फंस जाते हैं। तो मैं इसलिए आपको बार बार इशारा कर रहा हूँ कि जो 3-4 स्टेज है, इस बात को समझिए कि अगर आपने कोई ऐसा क्राइम किया है तो उस क्राइम से पहले तो प्रयास कीजिए कि जैसे आप न्यायालय से आप दोष मुक्त हो गए हैं, तो कम से कम आप अपने थाने में इन्फॉर्मेशन दे दीजिए कि हाँ ये मामला मेरा ख़त्म हो चुका है। और अगर क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं हटा तो आप समझिए कि बार बार आप परेशान होंगे। दूसरी बात, चाहे मामला छोटी हो या बड़ी हो, आप अधीनस्थ, मैं रिपीट कर रहा हूँ इस बात को, कि अधीनस्थ न्यायालय में जा करके आप अपनी आख्या मंगा सकते हैं, जिसको वांटेड रिपोर्ट कहते हैं, और बहुत ही सरल प्रक्रिया है। मैं समझता हूँ उसमें कोई ऐसी समस्या नहीं है। लेकिन हाँ, कभी कभी जो क्लाइंट होते हैं, पीड़ित होते हैं, वो ये भी कहते हैं साहब ये भाषा आपने क्यों लिख दिया। तो ये भी ध्यान रखें कि अधिवक्ता महोदय को उस पर एक लाइन लिखना होता है कि अगर
अमुक व्यक्ति अगर इस मामले में वांछित होगा तो न्यायालय के समक्ष वो आत्मसमर्पण करने को तैयार है। इस बात को भी ध्यान रखें, क्योंकि जो वांछित आंखें आती है उसमें आपको इस बात को मेंशन करना होगा कि अगर आप वांछित हुए तो फिर आप फरार नहीं होंगे। तो इससे क्या होता है कि जो आपका जो व्यक्तित्व होता है कानून प्रिय के रूप में, मैं समझता हूं कि न्यायालय भी सहज से लेती है और एक बहुत ही सरल प्रक्रिया है जो न्यायालय में आख्या आती है। तो उसमें कोई आपको टेंशन नहीं है, और आख्या आ गई तो फिर आप आगे की प्रक्रिया अपना सकते हैं, चाहे आप इंटरिम जमानत ले लें आप, या हाई कोर्ट चले जाएं। और दूसरी बात मैं ये भी कहूँगा कि किसी भी सूरत में अगर आप अपने जीवन को, अपने व्यक्तित्व को निखारना चाहते हैं, अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि को आप बेहतर बनाना चाहते हैं, नाते रिश्तेदार में, समाज में अपनी छवि बनाना चाहते हैं, तो आप ये मान के चलें कि किसी भी सूरत में हम जो हमारा जो पुलिस है, चाहे आपके अगल बगल का हो, आसपास का हो, क्षेत्र का हो या दूर का हो, हम उसे डिस्टर्ब नहीं करेंगे। क्यों? पुलिस अपना रोल करती है, और आपका व्यक्तित्व अगर एक बार दागदार हो गया, क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत पुरानी कहावत है कि बेड मैन इज बेटर देन ए बेड नेम, बद अच्छा बदनाम बुरा। बद अच्छा बदनाम बुरा का मतलब यही है कि अगर आप कोई चीज़ गलत करते हैं, आप चोरी तब तक करते हैं जब तक कि चोर की धब्बा नहीं लगती है, लेकिन जैसे चोर की धब्बा लग गई, आप चोरी करना बंद भी कर दिए, तो क्या होगा? ये बेड मैन इज बेटर देन ए बेड नेम, बद अच्छा बदनाम बुरा जो मैंने कहा, एक बार बदनाम हो गए तो चाहे आप जैसे भी रहें, जितना बढ़िया रहें, फिर पुलिस आपके ऊपर हाथ डालती है। तो इस बात को ध्यान रखिए कि पहले आप अपना व्यक्तित्व सही करें और ऐसा कोई कृत्य न करें ताकि आप पुलिस का शिकार हों, या पुलिसिया उत्पीड़न का शिकार हों, या हम यूँ कहें कि किसी भी न्यायिक प्रक्रिया का उत्पीड़न का शिकार हो। और मैं पुनः इस वीडियो को समाप्त करने से पहले आपसे मैं आग्रह करूंगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर करें और बेल बटन को जरूर दबाएं। धन्यवाद मित्रों। आप चूँकि आपका जो कमेंट आता है वो भी मुझे प्रभावित करता है और नेक्स्ट वीडियो बनाने पर मुझे प्रेरित करता है। धन्यवाद।